गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम चर्चा करेंगे अपने पाठ 11th के चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में। आज हम बात करेंगे कि चुनाव है उसमें कुछ नियम और कुछ सिद्धांत तय किए जाते हैं और उसके लिए कुछ मापदंड होते हैं। वो किस प्रकार से कार्य करते हैं और एक मतदाता है उसको वोट डालने के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है और जो मतदाता है वो किस स्थान पे अपना वोट डालते हैं और इस सब की जो महत्वपूर्ण कार्य है, भूमिका है, ये किसके द्वारा तय की जाती है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज हम जो बात करें अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार, उसमें एक बिंदु दिया गया है कि खुद करें और खुद सीखें। इसके अंतर्गत हम 3 बिंदु दिए गए हैं, उनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। प्रतिनिधि है और आम जनता है, वो प्रमुख रूप से किस प्रकार से कार्य करते हैं, सरकार में अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसमें बात आती है प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में कोई भी समूह या गुट आवश्यक निर्णय लेने तथा आवश्यक बातचीत के लिए बड़े आकार के कारण प्रत्येक अवसर पर सभी सदस्यों को एकत्रित नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, जो सिद्धांत बनाए जाते हैं, क्या सरकार है वो सभी जनता से प्रत्येक विषय पे क्या बातचीत करती है, क्या उनसे संपर्क स्थापित करती है क्या? तो ध्यान रखना, अपना देश बहुत बड़ा है और जो देश बड़ा होता है वहां प्रत्येक व्यक्ति से क्या है कि हर बात पे विचार विमर्श नहीं किया जा सकता, हर व्यक्ति से संपर्क नहीं किया जा सकता। तो जब हर व्यक्ति से संपर्क नहीं किया जा सकता तो फिर महत्वपूर्ण जो निर्णय लेने हैं, महत्वपूर्ण जो फैसले लेने हैं, वो कौन लेंगे? तो ध्यान रखना कि जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, जिन प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो संबंधित है, जिस क्षेत्र से उनका चुनाव हुआ है, वहां की जो समस्त जनता है उनके क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम लीडर भी कह सकते हैं, तरीके से कह सकते हैं, मुखिया भी कह सकते हैं कि वो उस क्षेत्र के मुखिया होते हैं और आम जनता की तरफ से वो निर्णय में, सरकार के निर्णय में सम्मिलित होते हैं और उस क्षेत्र की समस्त जनता का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें एक बात स्पष्ट होगी, इसमें बात आई कि किसी भी समूह या गुट आवश्यक निर्णय लेने या आवश्यक बातचीत के लिए आकार के कारण प्रत्येक अवसर पर सभी सदस्यों को एकत्रित नहीं कर सकते। यानी कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेना हो, निर्णय लेना हो, तो जनसंख्या बड़ी है, जनसंख्या आकार में अधिक होने के कारण सभी जनसंख्या को एकत्रित नहीं किया जा सकता। इस कारण जो निर्णय लिए जाते हैं वो उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। आगे बात आती है, इसके लिए वे अपने कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव कर लेते हैं। अब बात आई आगे महत्वपूर्ण कि जब जनता है, समस्त जनता है, वो प्रत्येक निर्णय में, नियम में, सिद्धांत में शामिल नहीं होती, तो इसके लिए वो करती क्या है? इस जो व्यवस्था है, इसका समाधान के लिए वो क्या करती है? जब चुनाव होते हैं और चुनाव के दौरान जो उनके उम्मीदवार उस क्षेत्र से खड़े होते हैं, उनमें से जनता अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है और जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, इसमें बात आई आगे कि इसके लिए वह अपने कुछ प्रतिनिधियों को चुन लेती है। यानी सरकार में जो निर्णय होने हैं, जो महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, वो जनता समझ तो ले नहीं सकती। इस कारण जब चुनाव होते हैं तो जनता अपने उम्मीदवार को चुन लेती है उस क्षेत्र का, और जो चुना हुआ जो प्रतिनिधि है उस क्षेत्र का, जनता ने जो अपना प्रतिनिधि चुना है, वो इन प्रमुख निर्णयों में, फैसलों में आम जनता की तरफ से क्या है कि प्रतिनिधित्व करता है और महत्वपूर्ण जो निर्णय, फैसले हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बात आती है जो भविष्य में प्रत्येक निर्णय के भागीदार बनते हैं। अब उसके बाद में जब उम्मीदवार को चुन लिया गया है, वो प्रतिनिधि जनता का बन गया है, उसके बाद में
प्रत्येक निर्णय यानी उस क्षेत्र से संबंधित, सरकार से संबंधित जो निर्णय लिया जाता है, उस प्रत्येक निर्णय में जनता ने अपने जिस प्रतिनिधि को, जिस उम्मीदवार को चुना है और उसने जीत हासिल की है, वो प्रतिनिधि क्या है, बाद में प्रमुख निर्णयों में सम्मिलित होता है और समस्त उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। आगे बात आती है प्रतिनिधियों द्वारा समूह के लिए अधिकृत शक्ति के तहत कार्य करना प्रतिनिधित्व कहलाता है। अब बात आती है कि जो प्रतिनिधियों का जो समूह है, उस समूह के द्वारा जो शक्ति के तहत, जो अधिकार के तहत जो कार्य किया जाता है, जो महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, उसके आधार पर उसे कार्य करना क्या कहलाता है, प्रतिनिधित्व कहलाता है। यानी हमने जिसको चुना वो हमारे समस्त कार्यों में प्रमुख निर्णय फैसले ले रहा है और इस प्रकार से उसका ये कार्य करना, उसका ये क्या कहलाता है, प्रतिनिधित्व कहलाता है, उसकी लीडरशिप कहलाती है। हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे कि जब घर में जब प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं तो घर का जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जो वृद्ध व्यक्ति होता है या जिसमें निर्णय लेने की जो क्षमता है वो व्यक्ति होता है, उसके द्वारा घर के समस्त निर्णय लिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या है, हमने जिस योग्य उम्मीदवार को चुना, जिस प्रतिनिधि को चुना, उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, उस कार्य करने को उसका क्या कहलाता है, प्रतिनिधित्व कहलाता है। आगे बात आती है मतदाता की योग्यता। हम देखते हैं कि किसी भी स्थान पे चुनाव होते हैं, चाहे वो ग्राम सभा के हो, चाहे वो पंचायत के हो, चाहे नगर पालिका के हो, नगर निगम के हो, नगर परिषद के हो, चाहे वो राज्यसभा के हो, चाहे लोकसभा के हो, तो हम उसमें कुछ चीजें देखते हैं कि मतदान है वो कौन करेगा और मतदान के लिए किसी व्यक्ति की क्या योग्यताएं होनी आवश्यक बताई गई है। तो इसमें बात आती है सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, यानी कोई भी व्यक्ति भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सम्मिलित कब हो सकता है कि वो भारत का रहने वाला हो। किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी दूसरे देश से संबंध रखता है उसको भारत के किसी भी चुनाव में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होता। सिर्फ वो भारत का नागरिक हो उसको ये अधिकार प्राप्त होता है। आगे बात आती है उम्र 18 साल या इससे अधिक हो। अब व्यक्ति जो मतदान कर रहा है उसके लिए संविधान के द्वारा एक आयु निर्धारित की गई है और वो आयु है 18 वर्ष। 18 वर्ष का जो व्यक्ति भारत में है वो मतदान कर सकता है। इससे कम आयु का व्यक्ति है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो मतदान नहीं कर सकता। बात आती है संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त, यानी प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपना वोट है उसका उपयोग अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी सूझबूझ के आधार पे वो किसी भी उम्मीदवार को चुन सकता है। ये संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अधिकार प्राप्त है, अधिकार मिला हुआ है। बात आती है मतदान करना नागरिक का मौलिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्हीं मौलिक अधिकारों में एक मौलिक अधिकार यह भी दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति है वो अपने मतदान अवश्य करे और उस मत का उपयोग किसी भी लोभ लालच में, भय में या डर में न करते हुए स्वतंत्र रूप से करे, बिना किसी दबाव के करे और उचित प्रतिनिधि को वो प्रमुख रूप से चुने। बात आती है आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना होगा। अब बात यहां प्रमुख आती है कि कोई व्यक्ति है या जनता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, 18 वर्ष का हो गया लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसके लिए कुछ निर्धारित नियम बनाए गए हैं। वो नियम क्या है कि आपको अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना होगा। जो विधानसभा क्षेत्र है, अपना जो क्षेत्र है उसके जो नामांकन पत्रावली है उसमें आपका नाम जुड़ा होना आवश्यक है। आपका नाम जुड़ने के बाद में क्या है कि आप अपना वोट डाल सकते हो। अगर आपका नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो आप मतदान के योग्य नहीं हो।
इसलिए बात स्पष्ट है, आपको अपना नाम किस में जुड़वाना होगा, वोटर लिस्ट में जुड़वाना होगा। और वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ गया तो आप मतदान कर सकते हैं। आगे बात आती है एक चुनाव में एक बार वोट डालने का अधिकार। अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं अपने ग्रामों में, शहरों में, तो या कोई भी चुनाव हो उसकी हम चर्चा करें तो एक व्यक्ति को जो चुनाव हो रहा है उसमें एक ही बार वोट डालने का अधिकार है। ये नहीं है कि 10 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और प्रत्येक व्यक्ति क्या है कि इन चुनावों में जो अभी अपने चल रहे हैं, नगर निगम के, नगर पालिका के, ग्राम पंचायत के, पंचायत के, तो इनमें क्या है एक व्यक्ति एक ही बार अपने वोट का इस्तेमाल कर सकता है। वो एक से अधिक व्यक्तियों को अपना वोट है वो नहीं दे सकता। आगे बात करते हैं हमें जिस इलाके या स्थान की मतदाता सूची में आपका नाम है उस निर्धारित बूथ पर ही वोट डाल सकते हैं। यानी जिस इलाके स्थान की मतदाता सूची में, ये नहीं है कि आप अपना मत है वो हर कहीं डाल सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, नहीं। जिस मतदाता या जिस स्थान में आप जहां रहते हैं वहां की जो मतदाता सूची है और उसके द्वारा जो निर्धारित स्थान तय किया गया है उस निर्धारित स्थान पर ही क्या है कि आप अपना वोट डाल सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। अपनी मर्जी से आप हर कहीं वोट नहीं डाल सकते। मान लीजिए कि आपका जो बूथ है वो क्या है कि किसी इलाके में किसी स्थान पे तय किया गया है, तो आपको उसी स्थान पे, उसी इलाके में जहां बूथ निर्धारित है वहीं वोट डालना होगा। आप किसी अन्य बूथ पे या अन्य स्थान पे अपना वोट नहीं दे सकते। बात आती है चुनाव आयोग की भूमिका। अब चुनाव में क्या है कि जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो चुनाव आयोग की भी रहती है कि चुनाव आयोग है वो प्रमुख रूप से क्या कार्य करता है, उसकी क्या भूमिका रहती है और किस प्रकार से वो समस्त जो चुनाव व्यवस्था है उसकी देख रेख करता है, सारी जिम्मेदारियां हैं उनका कर्तव्य पूर्वक क्या है पालन करता है। तो इसके बारे में हम क्या है विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। यानी ये नहीं है कि जब प्रत्येक बार जब चुनाव होते हैं तो उनकी जो सीमा है यानी जो क्षेत्र है वो निर्धारित किया जाता है कि ये क्षेत्र है ये कहां तक है आगे है और कहां पे समाप्त होता है। इसका निर्धारण भी क्या है कि प्रमुख रूप से चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। जैसे अपने शहरों में बहुत सारे नगर है, उन नगरों के नाम है तो उसका एक क्षेत्र निर्धारित किया गया कि यहां से लेके और वहां तक है, तो ये इसका नाम क्या है कि गणेश नगर है। आगे अपने गणेश नगर से निकल जाते हैं, वहां सीमा उसकी खत्म हो जाती है उस क्षेत्र की, तो आगे शास्त्री नगर है। तो इसी प्रकार क्या है कि चुनावों में भी क्या है हर क्षेत्र का सीमांकन क्षेत्र निर्धारित प्रमुख रूप से किया जाता है। बात आती है इलेक्शन में चुनाव क्षेत्रों को बांटा जाता है। जब इलेक्शन होते हैं, जब चुनाव होते हैं तो इसका क्या निर्धारण करने के लिए इसको विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और विभिन्न क्षेत्रों के जो क्षेत्र है, जो बूथ है वो निर्धारित किए जाते हैं और निर्धारित स्थानों पे ही क्या है मतदान की प्रक्रिया है, कार्य वो संपन्न करवाया जाता है। आगे बात आती है इसमें इन इलाकों के लोग किसी सरकारी स्थान पर अपना वोट डालते हैं। सरकारी स्थान हो या जो स्थान चुनाव आयोग ने निर्धारित किया है उसी स्थान पे क्या है प्रमुखतः मतदान के लिए प्रमुख रूप से बूथ बनाया जाता है। हम देखते हैं कि जब अपना मतदान होता है, चुनाव होते हैं, सरकारी स्कूलें, प्राइवेट स्कूलें या फिर अन्य कोई ऐसे स्थान या क्षेत्र को चुना जाता है जो शांतिपूर्ण हो और सुविधापूर्वक और आसानी से मतदान करवाया जा सके। तो इसके लिए प्रमुखतः सरकारी प्राइवेट स्कूल या अन्य जो भवन वगैरह हैं उनको प्रमुख रूप से चुना जाता है और शांतिपूर्ण चुनाव करवाए जाते हैं। आगे बात आती है चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन चुनाव आयोग के द्वारा। अब बात आती है चुनाव आयोग है उसके द्वारा ही प्रमुखतः क्या है कि विभिन्न जो क्षेत्र हैं जो चुनाव से संबंधित उनका सीमांकन यानी उनका क्षेत्र है वो निर्धारित किया जाता है और निर्धारित स्थान पे ही क्या है कि प्रमुख रूप से चुनाव है उससे संबंधित जो मतदान की प्रक्रिया है वो संपन्न करवाई जाती है और विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उन सीमांकित क्षेत्रों को उनको बांट दिया जाता है और फिर सरलता पूर्वक, सुगमता पूर्वक, आसानी से क्या है चुनाव कार्य को संपन्न करवाया जाता है।